नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी के सब्जेक्ट में सेमेस्टर 2 लेकर के आई हूँ। और कुछ पार्ट तो इसका सेमेस्टर 1 में भी मैंने पढ़ाया था और वहाँ से ही शुरुआत हो जाती है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के बाद हम लोग आते हैं भारतेंदु युग पर, और भारतेंदु युग के बाद हम लोग जो है द्विवेदी युग, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, यानी आधुनिक काल में प्रवेश हम लोग जब करते हैं तो छायावाद को भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं ज्योति कुमारी LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर, BRABU, बिहार यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग चलते हैं, छायावाद के अर्थ को जानेंगे और इसके विषय में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि छायावाद का अर्थ और परिभाषा। तो छायावाद का अर्थ और परिभाषा, छायावाद का सबसे पहले हम प्रारंभ जानेंगे कब हुआ। तो छायावाद का प्रारंभ 1916 से ही मान लिया गया, क्योंकि 1916 में जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली लिखा और तभी से छायावाद का आरंभ शुरू हुआ। मुकुटधर पांडे ने इसको छायावाद का जो है प्रारंभ माना है और वो जनक भी माने जाते हैं छायावाद के। छायावाद के रूप में 4 कवि उभर कर मूल रूप से आए: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये मुख्य कवि ने छायावाद के जनक के रूप में। जयशंकर प्रसाद तो प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को हम लोग जानते हैं, सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत को जानते हैं, और ओज के और क्रांति के कवि के रूप में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जानते हैं। तो अब हम थोड़ा सा छायावाद के विषय में रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और अनेक विद्वानों ने, रामविलास शर्मा भी है इसमें, तो जो है सो क्या क्या कहा है इसके विषय में जानेंगे और जो है इसका विश्लेषण भी जानेंगे और विशेषता के बारे में। तो छायावाद के विषय में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना जाए। छायावादी कवियों एवं उनकी रचनाओं का विवरण नीचे पढ़ेंगे। तो हम लोग अब आते हैं, छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत में हुआ। हम लोग अभी बोले थे कि भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग के बाद छायावाद का प्रारंभ मान लिया गया 1916 आधुनिक काल से। तो इसके बाद जो है 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि 1918 से माना और कुछ ने जूही की कली 1916 से ही मान लिया। तो इसके बाद जो है पल्लव की कुछ कविताएं सुमित्रा नंदन पंत की प्रकाशित हुई। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद का 1935 में कामायनी आया। इस पर भी जो है सो फिर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई लखनऊ में। तो इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि छायावाद की अंतिम समय सीमा 1936 से ही मानना समीचीन होगा। छायावाद को रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के विषय में कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो सूक्ष्म का विद्रोह यानी छोटी छोटी बातों को जब समाज में अनेक प्रकार के रूप में, यानी जिस बात को हम कहना कुछ चाहते हैं और कह किस प्रकार से रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं, इन सभी बातों की मूल जानकारियां जब इकट्ठी होने लगी तो छायावाद इन लोगों ने नाम दिया और कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण है। जब मानव के आंतरिक स्वरूप का जब बाह्य रूप में प्रदर्शन होता है, यानी भावनात्मक क्रिया जब परिलक्षित होकर हमारे सामने आती है, तो वह भी एक छायावाद का माध्यम होता है। तो फिर राम कुमार वर्मा ने इसी बात को कहा, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तो वह छायावाद कहलाता है। फिर इसी को दूसरे कवियों ने कहा है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। राम कुमार वर्मा ने कहा, महादेवी वर्मा ने इसी बात को कहा
कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीत है। और यह उद्गीत क्या है, तो उसका मूल दर्शन क्या है, सर्वात्मवाद, यानी सभी लोगों के रूप में माना जाने वाला जो विचार है, भावनाएं हैं, दर्शन है, वह छायावाद है। फिर इसी को रामविलास शर्मा ने कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। उन्होंने कहा जो शुरू में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा नगण्य, वो नहीं है। तो यह क्या है, तो यह है जो है वरन थोथी नैतिकता, जो नैतिक जीवन में हम लोग जो बहन करते हैं नीति शास्त्र के अंतर्गत, वो क्या है, थोथी है, रूढ़िवादी है। उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, उसको नहीं कर। तो रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी के बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, जो बंधन है उसके बारे में विद्रोह लाना। और यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ, यानी छायावाद के बाद प्रगतिवाद का जो जन्म हुआ है, जो शोषक, दो प्रकार के जो लोग हुए, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो शोषण किसका हुआ, आम जनता का, गरीब का। तो और किसने किया, पूंजीपति वर्ग ने। तो उसी के उसका जन्म पहले ही हो चुका था। तो यही इसमें थोड़ा सा दिख रहा है कि यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ, इसलिए इसके साथ मर्ग वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। अब हम आते हैं छायावादी काव्य के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ कहा गया छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। तो रहस्यवाद यानी उसके अंदर के मूल भाव को छिपा हुआ रहना, जिसे हमें देखना है। तो फिर कहा छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का काव्य है। इसमें जो है सो भावनाएं उभर कर आती हैं। छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है, यानी स्थूल रूप में वो विद्यमान नहीं होकर छोटे छोटे भावनाओं कणों के रूप में अंदर रहती हैं, जिसको हमको देखने की क्षमता होनी चाहिए और वो उभर कर बाहर आना चाहिए। छायावाद के शैली, शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। तो पहले जो हम लोग अलंकार में पढ़ते थे, छंद में जो रचनाएं कविता पढ़ते थे, उसका दौर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जब 1916 में जूही की कली लिखा, तो उस समय से मुक्तक शैली में जो रचनाएं होने लगी, वो आज तक विद्यमान है। और इसका गद्य लेखन का दौर तो हम भारतेंदु युग में ही देख लिए हैं कि कैसे पद से गद्य में आए लोग। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। अब हम लोग छायावाद काव्य की विशेषताएं को जानेंगे। तो अभिव्यंजनावाद, आत्माभिव्यंजना, हम लोग देखेंगे कि कैसे मानव के जीवन के भीतर एक आत्मशक्ति जगती है, जिसकी व्यंजना लोग करते हैं। तो यहाँ एक पंक्ति से जो सुमित्रानंदन पंत की है, ये देखते हैं। विधुर उड़ के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव सिंगार। तो विधुर यानी जिसकी पत्नी मर जाती है, वो लड़का विधुर कहलाता है, और जिसके पति मर जाते हैं वो विधवा कहलाती है। तो यहाँ विधुर के उड़, यानी जो विधुर है उनके हृदय में जो मीठे भाव हैं, वह क्या है, तुम्हारा कर नित नव सिंगार। वह प्रत्येक दिन नए नए श्रृंगार करके नई भावनाओं को लेकर के आते हैं। पूछता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दूहरे दीर्घ द्वार। दीर्घ मतलब आँख, तुम कब खोलोगे, कब खोलोगी अपनी जो है मूंदे हुए ये जो दूहरे दीवार हैं आँखों का, वो कब खुलेगा। तो ये पंत की पंक्ति है, जिन्होंने उसमें अपने मनोभाव को यहाँ व्यंजित किया है। फिर है छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु में अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। वो अपने आत्मा में झांक कर देखने का प्रयास किया है, जो हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं और कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। फिर सौंदर्य चित्रण में जयशंकर प्रसाद के कामायनी की एक पंक्ति है। नील परिधान विष सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ नारी के सौंदर्य का चित्रण हुआ है।
इस पंक्ति में। फिर यहाँ प्रकृति चित्रण के विषय में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि संध्या घन माला की सुंदर, यानी जब शाम होने वाली रहती है तो आकाश में जो बादल हैं उसकी जो है सुंदरता कुछ अलग ढंग की हमें देखने को मिलती हैं। ओढ़े रंग बिरंगी छीट, वहाँ पर बादल जो है वो सतरंगी कपड़े ओढ़े हुए या इंद्रधनुष के रंग, अनेक रंगों के उभरते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो ओढ़े हुए रंग बिरंगी छीटे। गगन चुंबनी शैल श्रेणियाँ, शैल मतलब पठार पहाड़, इसकी श्रेणी जो है वह गगन जो है ऐसा लगता है जैसे उनको चूम रहे हों, पहने हुए तुषार किरीट। तो यहाँ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है जो हमें देखने को इस पंक्ति में मिलते हैं। फिर श्रृंगार निरूपण, इसमें हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है। तो निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी सक झक झोर डाली। तो ये कहते हैं कि श्रृंगार निरूपण, यानी कविता में जो श्रृंगार भाव होता है और जो श्रृंगारिकता होता है उसी के विषय में ये जो है नायक नायिका के विषय में कहते हैं। फिर नारी भावना में फिर से जयशंकर प्रसाद कामायनी की ही पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी के विषय में कहा गया है कि हे नारी तुम केवल पूजने लायक हो, केवल तुम श्रद्धा हो। विश्वास रजत नग पग तल में, यानी तुम विश्वास के इतनी करीब हो और तुम पर इतना विश्वास कर नग तल पग तल में तुम निवास करती हो। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यहाँ मानव जीवन के जो धाराएं हैं, जो व्यक्ति जीवन जीता है उस विषय में इन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया है। फिर इन्होंने जो है इनकी एक और है दुख और वेदना की विवर्ती, राष्ट्र प्रेम की भावना। तो यहाँ जो है अरुण या मधुमेह देश हमारा, तो यहाँ पूरी पंक्ति नहीं है, इसी को जो है सो लेकर देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की एक और जो है ये पंक्ति है अरुण या मधुमेह देश हमारा, जो हम लोग पढ़े भी होंगे पहले का TDC पार्ट 3 में। चंद्रगुप्त में यह पंक्ति उन्होंने लिखा है कि जहाँ मिलता मिलकर एक सहारा तीन। तो यहाँ जो है अपने देश के प्रति भावनाओं जो है भावनाएं यहाँ व्यक्त हुई हैं, जो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा जो उन्होंने कहा है फूलों के माध्यम से कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस राह पर तुम देना फेंक जहाँ जावे वीर अनेक। वो जो है ये किसी व्यक्ति के कजरे में लगाने नहीं कहते हैं, ना ही ये गजरे बनाने कहते हैं, ना ही फूल को तोड़कर इधर उधर फेंकने के लिए कहते हैं। ये कहाँ कहते हैं, तो जिस देश की मार्ग पर यानी रास्ते पर देश में जहाँ वीर पुरुष जाते हैं, जो देश पर बलिदान होने वाले हैं, वैसे वीर पुरुषों के मार्ग पर फूल को फेंकने के लिए ये कहते हैं। ये कहते हैं मैं किसी के बिंद माला को दर्शाऊं, यानी किसी के माला बनने के लिए मैं फूल नहीं हूँ, ना ही किसी के गजरे में लगने के लिए हूँ, मैं वीरता के लिए हूँ। तो फिर इन्होंने कहा है जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो यहाँ हम शैलीगत प्रवृत्तियों में जानेंगे। यहाँ कहा है कि अभी तो मुकुट बंधा था माध, यानी माथे पर अभी कुछ ही दिन पहले मुकुट बंधा ही था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाथ में हल्दी ही कुछ दिन पहले लगे ही थे, खुले भी ना थे लाज के बोल, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती बोली भी नहीं थी, खिले चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, बात हथ लतिका हुआ सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो यहाँ कोई किसी के हाथों में जो मेहंदी लगी है उसके पति तत्काल खत्म हो गए हैं शादी के कुछ ही क्षणों बाद, इसकी गाथाओं को यहाँ कहा गया है। और सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है इस पंक्तियों को। तो यहाँ जो ये युक्ति शैलीगत विषय में है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ सुकुमार यानी कवि कौन कहे जाते हैं, सुमित्रा नंदन सुमित्रा नंदन पंत, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधे और लताओं को लक्ष्य करके लिखा है और कहा है
कि लता उसे नवीन युक्ति का प्रतीक है। यहाँ सुकुमार लताएं जो हैं, जीवन में भी लताएं होती, जिस प्रकार पेड़ में लताएं हैं, शाखाएं हैं, पौधों को हरा भरा करती हैं, तो उसी प्रकार जीवन में जो खुशियां हैं वो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का माध्यम होता है, रक्त में वो संचार लाते हैं। तो उस प्रकार इन्होंने कहा कि यह नवीन युक्ति का प्रतीक माना। फिर कहा जिसका सुहाग गुजर गया है, सिंदूर का अंगार बनाना उसके भारी धर्म को सूचित करता है। तो उसका सिंदूर जो है वह एक अंगार के तरह सामने परिलक्षित होकर दिख रहा है। फिर कहा इन्होंने भाषा में लक्षित समावेश है, भाषा में जो है लाक्षणिकता है, इसका समावेश हुआ है। छायावादी काव्य में पारंपरिक अलंकारों के साथ साथ विशेषण में पड़ी नव मानवीकरण और विरोधाभास अलंकार है। मानवीकरण प्रकृति चित्रण, जिसमें जड़ वस्तुओं का मनुष्य से तुलना किया जाता है, और जहाँ विरोध ना रहते हुए विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो इसकी प्रचुरता हमें छायावादी काव्य में विशेष रूप से देखते हैं। तो अमूर्त का अपमान भी इस काव्य की विशेषता है। छायावादी काव्य में मुक्तक शैली और चित्रोपम भाषा के साथ साथ नवीन छंद विधान भी इस काव्य की अपनी विशेषताएं हैं। तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।